हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 सामाजिक विज्ञान का। उसमें पढ़ेंगे भारत का स्थान कौन सा है, भूस्तरीय रचना कैसी और भूपृष्ठ कैसा है, उसका भाग 1। विश्व के देशों में भारत का अपना विशिष्ट स्थान है, एक अलग स्थान है। भारत कैसा है, एक विशाल देश है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत कैसा है, एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति क्या है, सबसे प्राचीनतम है। आबादी की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश कैसा है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, बल्कि सबके लिए अपने द्वार खुले रखे हैं, उसका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति सद्भाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता। और हमारा लक्ष्य, हमारी क्या लक्षण है, सबसे अच्छा कौन सा, कि हमने सर्वधर्म, प्रजा, सारे धर्मों की प्रजा को, जाति के प्रति हमने क्या रखा, समान भावना रखी थी। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है, इसीलिए भारत में अलग अलग संस्कृतियों का मिलन हुआ है। प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रकृति और विकास में अविरत ढंग से चालू रखा है। भले प्राकृतिक आ जाए या मानव सर्जित आपदा आ जाए, फिर भी भारत ने अपनी प्रकृति और विकास को चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज हम इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। देखो आपको ये दिख रहा है, एक मैप है विश्व का, इसके अंदर आपको अलग अलग जगह दिखाई दे रही है। जैसा कि भारत भौगोलिक दृष्टि से तो कौन से भाग में, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भौगोलिक दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन एशिया जो खंड है उसके दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। ऊपर आपको ये एशिया दिख रहा है, एशिया का ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और ये पश्चिम। तो एशिया खंड के तो कौन से भाग में, हमारे दक्षिण भाग में फैला हुआ है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये जो हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर फैला हुआ है। अब हम भारत के नक्शे को देखकर उसके स्थान, उसके आकार और उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, भारत का यहाँ पर ये भारत का नक्शा। तो हमारे अक्षांश जो ये वाले अक्षांश होते हैं, ये अक्षांश कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और कितने हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला जो अक्षांश है वो कितना है, हमारा 8 डिग्री 4 मिनट का। और ऊपर जो अक्षांश है ये वाला, वो कितने डिग्री का है, 37 डिग्री 6 मिनट का हमारा उत्तरी अक्षांश है। ये हमारा नीचे दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, देशांतर। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूडल, ऐसा लंबा। तो ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट की हो जाएगी। और इधर इस साइड में हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो इसको हम एक वीडियो के माध्यम से बाद में देखेंगे। अब हमारे यहाँ पर एक कर्क रेखा जाती है, आपको देख रही है, कर्क वृत्त, हम इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। ये कितने डिग्री होती है हमारी, 23 डिग्री 20 मिनट। ये हमारी क्या है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्या करती है, इसको 2 भागों के अंदर बांट देती है। क्या हो जाता है, 2 भागों के अंदर बांट देती है, उत्तरी भाग और हमारा दक्षिणी भाग। आपको दिखा, देखो जैसे सबसे पहले तो हमने देखा हमारे अक्षांश कितने कितने थे, 8 डिग्री 4 का, 37 डिग्री 6 का। फिर हमारे पूर्वी देशांतर कौन से थे वो भी हमने देखे, जैसे ये वाला है पूर्वी देशांतर, मतलब ये जो हमने देशांतर देखे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। और हमने देखा कि ये कर्क वृत्त क्या करती है, इनको दोनों भागों में बांटती है, उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में। तो आप देखोगे कि उत्तरी भाग में ये जो ऊपर का उत्तरी भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूर्व और पश्चिम के अंदर फैला हुआ भाग है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा है ना, ऊपर हिमालय की पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी है, मैदान है। तो इसके अंदर उत्तरी भाग के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, विशाल मैदान और हमारी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। और कर्क वृत्त से दक्षिण की ओर आप देख रहे हो कि यहाँ आते आते एक ये त्रिभुज बनाता है और संकरा हो रहा है। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ से आते हुए ये चौड़ा हो रहा है, फिर यहाँ आके किसकी आकृति बना रहा है, एक त्रिभुज की आकृति बना रहा है, एक त्रिभुज की आकार बना रहा है। तो कर्क वृत्त से नीचे की ओर आने पर वो क्या हो जाता है, त्रिभुज आकार बनाता
जाता है और सकरा हो जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे बंगाल की खाड़ी है, मालदीव आइलैंड आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, अरब सागर है, श्रीलंका है, हिंद महासागर। तो ये सारा क्या है हमारे यहाँ पर, यह द्वीपकल्प या प्रायद्वीप पठारी प्रदेश आते हैं। इसमें कुछ पूर्वी और पश्चिमी मैदानों का भी समावेश होता है। अब अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है, उसके अंदर 30 डिग्री समानता रहती है। अब आप देखोगे कि भारत का जो प्रामाणिक समय है, जो भारत का प्रामाणिक समय है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है, प्रामाणिक समय, इसी को हम भारत का समय मानते हैं। अब देशांतर देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो देशांतर है, ये देशांतर है वो क्या है, बहुत लंबा है, एक दूसरे से दूर है। इसीलिए क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित जो स्थल है उनके स्थानीय जो समय है उसके अंदर कितने घंटे का फर्क रहता है, 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय। तो ये जो रेखा जा रही है आप देख रहे हो, ये समय मान यहाँ पर ये प्रमाणिक समय रेखा बताइए, इसको हम समय रेखा कहते हैं। तो ये समय रेखा में आप जब देखोगे तो ये कहना चाहते हैं कि इन समय रेखा 5 राज्यों में से गुजरती है और यही हमारे भारत का प्रामाणिक समय रेखा मानी जाती है। आपको इतना समझ में आया कि इसको हम कैसे करते हैं, कि ये कैसी हमारी रेखा। अब आप देखोगे कि यहाँ से वास्तविक रूप के अंदर क्या होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई हमारी कितनी है, 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर पश्चिम गुजरात से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है, 2933 किलोमीटर तक ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। और यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर फैले हुए। तो ये आपने देखा, पूरे भारत का समय रेखा बताई है, कर्क वृत्त बताया मैंने आपको, फिर अक्षांश और देशांतर बताए। तो ये उसका क्या था, हमारा स्थान था। अब हम देखते हैं कि उसका क्या, देखो जैसे इसमें लिखा है भारत का विस्तार तथा प्रामाणिक समय रेखा। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद कि उसकी साइज़ क्या होगी। अब हम इसके जगह के बारे में बात करेंगे, किसके, भारत की जगह के, उसके कितना स्थान है। तो अभी आप देखोगे, ये देखो आगे हमारे किसका नक्शा है, भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है हमको। ये जो नीचे है वो हमारी क्या, उत्तरी अक्षांश है, वो कितनी है, 8 डिग्री 4 का, ऊपर हमारे 37 डिग्री 6 मिनट की है। ये हमारी कौन सी आ जाती है, देशांतर रेखा आती है, जो 68 डिग्री 7 मिनट की है, और ये 97.25 है। ये हमारे क्या है, देशांतर है दोनों, वो पहले वाले हमारे पूर्वी। और ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है, जो कितनी होती है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये हमारे क्या बता रखे, देशांतर अक्षांश। और ये क्या करते हैं, कर्क रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। अब देखो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा मैंने आपको बुक के अंदर पढ़ाया था कि नीचे वाले हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें और ऊपर वाले उत्तरी भाग में कौन कौन सी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं इसका, भारत का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। जैसा हमने वीडियो में देखा था कि इतने लाख किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। भारत विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42% भूमि को रोकता है। इस पूरे विश्व में जितना भी भूभाग है उसका कितना प्रतिशत, 2.42% भूमि को रोकता है। विश्व के 6 देश जो आकार में भारत से बड़े, अब आकार में जो भारत से बड़े 6 हैं वो कौन है, रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया हमारे भारत से आकार में बड़े हैं। भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। हमने पहले ही देखा था कि एशिया के दक्षिण भाग में फैला हुआ है, जिससे उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व तक की फैली हुई है। इसीलिए उत्तर भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पूर्व और पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जिसके कारण वहाँ पर तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों से ही संभव होता है। देखो जैसे यहाँ पर है, ये सारी आपको भारत दिखाई दे रहा है, एशिया के कौन से भाग में था, दक्षिणी भाग में। तो आपको दिखाई दे रहा है ये तो चीन है हमारा,
ठीक है। और तिब्बत है, तिब्बत ये रहा, चीन ये रहा। अब ये सारे क्या है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे, इसलिए यहाँ पर ये ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर जो आवागमन मतलब आने के लिए इन पर्वतीय घाटियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर आया है। इस समुद्र का उपयोग जलमार्ग के रूप में होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी आ गई, इधर अरब सागर। तो दक्षिणी भाग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको जलमार्ग के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, या उसको हम समुद्र मार्ग भी कह सकते हैं। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है, वे भारतीय समाज में घुल मिल गए। देखो, स्थल मार्ग जो पर्वतीय था उसमें कितने ही अवरोध थे, फिर भी उन्होंने जो जो भारत में आया उन सभी को अपनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये हमको क्या दिखाती है, वायु मार्ग दिखाती, कि वायु मार्ग से कौन कौन भारत के अंदर कैसे आ सकते हैं। और ये जो डैश डैश वाली है वो हमको क्या दिखाती है, समुद्र मार्ग को दिखाती है। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ये क्या बोल रहा है, पूर्व साइड, भारत के पूर्व साइड के अंदर, और उसका व्योमात्मक महत्व भी विशेष है। इसमें प्राचीन काल से परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब ये क्या बोल रहा है, पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा आपको देख रहा है, ये पूर्वी भाग के अंदर कौन से रास्ते हमको दिखाई दे रहे हैं, समुद्र से आए हुए रास्ते। हिंद महासागर के शीर्षस्थ स्थान पर भारत स्थित है। देखो, हिंद महासागर का जो शीर्ष है उसके ऊपर हमारा क्या स्थित है, भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। परिणाम स्वरूप भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित हुए। अब ये क्या बोल रहे हैं, पूर्वी एशिया, अफ्रीका, और इन सबसे इन्होंने क्या किया, इस जल मार्ग के द्वारा व्यापार किया है, समुद्री मार्ग से, जो प्राचीन काल से क्या है, संभव हुआ है और बहुत अच्छा था। परिणाम स्वरूप भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हुए, व्यापार के लिए भी और सांस्कृतिक के लिए भी। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा क्या है, भारत जैसी नहीं है। भारत में इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर उसके नाम पर पड़ा है। देखो, इन्होंने क्या बोला कि जो हिंद महासागर है उसका जो तटीय सीमा है वो भारत के जैसे किसी और में नहीं है, इसलिए उस महासागर का नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया। अब ये क्या बोल रहे, कौन सी नहर, स्वेज नहर शुरू हुई थी कब, 1869 में। तब क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच जो दूरी थी वो कितने किलोमीटर कम हो गई, 7 किलोमीटर कम हो गई। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हिंद महासागर से कौन कौन से मार्ग गुजरते, जो दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी एशिया है। दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा स्वेज जलमार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता। अब ये क्या बोल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से होकर जो आने वाला है या स्वेज जो जलमार्ग से, वो भारत के क्या है, नज़दीक है। देखो, यहाँ पर भारत के नज़दीक पड़ता है वो सारे जलमार्ग। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलास्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करने कनाडा तथा यूएसए पहुंचा जा सकता है, कनाडा या यूएसए पहुंचा जा सकता है, किसको, प्रशांत महासागर को पार करके। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भारत का संपर्क क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वेज नहर है हमारी, कौन सी नहर है, स्वेज नहर जो बनाई थी। तो क्या हुआ, यूरोप से स्वेज नहर बनाने से क्या हुआ, 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो आप देख सकते हो इसके द्वारा ये लोग यहाँ से यहाँ आते हुए कहाँ जाते हैं, उसके पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, इसीलिए ये वाला हिस्सा हमारे क्या है, बहुत पास में पड़ता है। भारत का संपर्क अन्य देशों से सदियों से रहा है, अभी भी रहा है। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिवेशों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति आपको पता है, पुरानी चिकित्सा जो पद्धतियाँ थी, भारत का जो अंक गणित था, दशांश थे, पद्धति थी, आदि विषय विभिन्न भागों
तक पहुंच गए। तो ये देखो, ये जो विचार कौन से, जो हमारे उपनिषद हैं उनके विचार, जो रामायण है, जो पंचतंत्र की हमारी कहानियाँ हैं, जो हम चिकित्सा पद्धति यूज़ करते थे, हमारे जो भारतीय अंक थे और जो दशांत थे, वो विश्व के सभी भागों तक क्या करने लगे थे, पहुंचने लगे थे। अब हम देखते, देखो भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य, दिल्ली का राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 केंद्र शासित है, ठीक है, और 29 हमारे क्या है, राज्य है। और देखो 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हो गया और 29वां राज्य बना। अब आप देखो कि भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में, अब उत्तर पश्चिम में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। वहीं पूर्व के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर हमारे क्या है, नेपाल, तिब्बत, भूटान और म्यांमार। भारत के उत्तर पूर्व में देखो, आपको भारत के उत्तर पूर्व में दिखाई दे रहा है, चीन है, नेपाल है, भूटान है ना, ये सारे यहाँ, ठीक है। ये कहाँ पर है, हमारे पूर्व के अंदर। उसके साथ ही पूर्व में हमारे क्या क्या आया हुआ है, म्यांमार आया हुआ है, बांग्लादेश आया हुआ है, ये रहा बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे भारत के पड़ोसी राज्य। जैसे यहाँ पर देखो, ये उत्तर पश्चिम के अंदर हमारे है ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, यहाँ पर चीन, तिब्बत, नेपाल, ये सब हमारे क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। इधर देखो म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो आपको समझ में आया कि भारत के कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित थे और कितने, अभी एक और केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया, प्रदेश घोषित किया गया है। अब देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको ये जो डॉट डॉट से दिखाई देती है, वो क्या होती है, हमारी सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। और राज्य सीमाएं, देखो राज्य सीमा, ये सारी राज्य सीमाएं हमारी बताए रखी है। भारत में दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, दक्षिण में हमारा कौन सा है, श्रीलंका है यहाँ पर हमारा श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका पाल्क जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू आए। अब ये क्या बोल रहे हैं, अरब सागर में तो क्या आया है, लक्षद्वीप आया, और इस साइड क्या आया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारे उत्तर पूर्व के अंदर और दक्षिण के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसी जगह थी, ऐसे राज्य या ऐसी जगह थी जो हमारे क्या है, पड़ोसी देश है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसका ज्योग्राफी पढ़ी, उसका लोकेशन, उसके स्थान, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसकी भूस्तरीय रचना। इसकी भूस्तरीय रचना क्या होती है। भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन का परिणाम है। कि जो ये वर्तमान भूपृष्ठ, अभी का जो भूपृष्ठ है वो क्या है, पृथ्वी के अंदर जो मतलब जमीन के अंदर जो संचलन होता है उसका, इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है। आपने देखा है कि यदि भू संचलन प्रक्रिया या बाह्य हलचल ज़्यादा होती है तो भूकंप आ जाते हैं, कई ज़मीन फट जाती है। पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, उसके नीचे रहे एस्थेनोस्फीयर के अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। अब ये क्या बोल रही है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो अभी परत है वो नीचे अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाले किरणों उत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है। अब ये क्या बोल रही है, जो पृथ्वी के गर्भ मतलब जो पृथ्वी के अंदर ये अर्धद्रवित चट्टानें हैं, उनमें से क्या निकल रही है, किरणें निकल रही। किरणों उत्सर्जी मतलब किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि के जो पृथ्वी है उसके भूभाग में अंदर क्या हो रहा है, गर्मी उत्पन्न हो रही है, जो द्रवित चट्टानों के संवहनिक तरंगे उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती है। अब वो क्या करती है, उन द्रवित चट्टानों की तरफ क्या करती है, आने का प्रयत्न करती है। जो द्रवित चट्टानों से जो किरण उत्सर्जित होती है, जो गर्मी उत्पन्न होती है, वो तरंगों के रूप में हमारे ऊपरी जो परत है उस पर आने का प्रयत्न करती है। भूकवच की तरह उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो भूकवच की तरफ ये जो तरंगे आ रही है उसके कारण क्या होता है, वो कवच क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसे मदा आवरणीय प्लेट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा आवरणीय प्लेट, जिसके ऊपर मृदा का आवरण होता है, या लिथोस्फेरिक प्लेट।
ऐसे 7 भूसंचलनीय प्लेट है, देखो कितनी है, 7 है। एक तो है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरोशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक दूसरे के से दूर होती है, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। यदि प्लेटें एक दूसरे से दूर होगी तो वो अपसारी प्लेटें कहलाएगी। यदि वो प्लेटें एक दूसरे के पास में आएगी, दिख रहा है आपको, ये वाली एक प्लेट इस दूसरी वाली प्लेट के ऊपर आ गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी प्लेट। और जब ये एक दूसरे पर रगड़ खाती है तो वो रूपांतरित प्लेट के अंदर बदल जाती हैं। जबकि एक दूसरे के नज़दीक आ रही जिन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ पर स्तर भंग होता है और परत पड़ती है। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि इनके आपस में दूर और पास में आने के कारण ही क्या होती है, परतें बनती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकार और परिस्थिति में परिवर्तन होता है, होगा ना। देखो यदि अभिसारी प्लेट पहले ऐसी और फिर दूर जाएगी तो उसका आकार बदल जाएगा उस जगह का, वैसे अभिसारी के अंदर पास में आएगी तो उसकी परिस्थिति भी बदलेगी। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने से यह परस्पर प्रक्रिया पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। देखो यदि वो प्लेटें खिसकती और एक दूसरे से क्या करती, आपस में खिसकने से परस्पर प्रतिक्रिया करती है, ऐसे रगड़ और खाती है, तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है और ज्वालामुखी फटते हैं। सरकती या खसकती ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे के साथ टकरा रही है वहाँ पर्वत निर्माण का कारण बनती है और जहाँ टकराती है वहाँ पर पर्वत बनते हैं। प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खसकती है वहाँ महाद्वीपों और महासागरों की दरारों का निर्माण होता है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो अगर दूर होती है तो महासागर और उनका निर्माण होता है, ठीक है। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खसकते रहते हैं। इस प्रकार इन प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने रूप में परिवर्तित कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आपको बता रखी, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यूरोशियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो आपको समझ में आया कि जब अपसारी प्लेटें कब होती है, जब वो एक दूसरे से दूर जाती है, अभिसारी जब वो पास में आती है और रूपांतरित जब उनके रूप में परिवर्तन होता है। तो जब ये रूपांतरित प्लेटों में बदलते हैं तो इनसे क्या क्या हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं, महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागर क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसलिए इनका नाम हमने क्या किया, रूपांतरित प्लेट रखा है। तो अब आपको अभिसारी अपसारी समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। अभी क्या बोल रहे हैं, गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समावेश था। क्या बोले, पहले उसके अंदर क्या क्या था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग होकर उसके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर तक सरकने लगे। अब ये क्या बोल रहे, धीरे धीरे ऊपर तक सरकने लगे और वहाँ कहाँ चले गई, अत्यंत मोटी होकर यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता। और जिससे क्या हुआ, समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देखो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में टकराई तो इससे थैतिक समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के नीचे एक विशाल गर्त अस्तित्व में आया। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर और दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियों के साथ काप मिट्टी ले आई, ठीक है। कौन सी मिट्टी लेके आई, काप की मिट्टी लेके आई। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीप पठारीय प्रदेश के बीच गंगा के मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। अब ये क्या बोल रहे कि जब ये आपस में टकराई होगी और समुद्र से हिमालय पर्वत श्रेणी, तो वहाँ से कौन नदियाँ और कौन सी लाई अपने साथ, काप की मिट्टी और गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्व पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कौन सी, उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर, जिससे पठारी प्रदेश का भाग टूटकर क्या हो गया, नीचे धंस गया। और किसका निर्माण हुआ, अरब सागर का। देखो अब उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। मैंने अभी आपको बताया ना कि रूपांतरित प्लेटें या जब प्लेटें आपस में टकराती है तो इस भू निमंजन के कारण पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया। भारत भूखंड की अनेक विविधताएं, आपने देखा अलग अलग विविधताएं थी। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी है जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियाँ आती है। उत्तरी भाग में मैदान है जहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है, उनमें काप की मिट्टी पाई जाती है।
दक्षिण का प्रायद्वीप प्रदेश प्राचीनतम, ये हमने देखा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे तक तटीय मैदान आए हुए। इस तरह भारत क्या है, विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला है। तो आपने ये पूरा देखा कि हमने देखा कौन कौन सी उसकी भूस्तरीय संरचनाएं हैं, उसकी क्या स्थान है, उसका विस्तार। थैंक यू।